हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल रेल एग्ज़ाम के लिए जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम विजय श्रृंखला प्रैक्टिस सेट ले आए हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है यानी कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए करें उपसर्ग, ऑप्शन बी करें समास, ऑप्शन सी करें संधि या ऑप्शन डी करें कि प्रत्यय होगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा। समास कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संक्षेपीकरण से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। समास के प्रकार कितने भी? ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, ठीक है, पहला, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्या भी कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठा है द्विगु समास। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए कहने की 10 जनवरी, ऑप्शन बी कहने की 10 फरवरी, ऑप्शन सी कहने की 14 सितंबर, ऑप्शन डी कहने की 15 दिसंबर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1975 में। ठीक है, 1975 में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो 10 जनवरी 1975 को। ठीक है, अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो ये आप जानते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी। अगला है निम्न में अंतस्थ व्यंजन है। आपको इसमें अंतस्थ व्यंजन इसमें कौन सा होगा यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? करें का, सा, हा या। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या जो है आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? या, रा, ला और वा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, सा और हा ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 आते हैं। ठीक है, और का आप जानते हैं ये कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए, आपको ध्यान रखना है रा को इसे क्या कहते हैं? इसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। आपसे पूछा जाता है इसमें से निम्न में कौन सा लुंठित व्यंजन या प्रकंपित है, तो आप बताएंगे कौन सा? रा। ठीक है, और ला जो है आपका पार्श्विक व्यंजन है। क्या भी? पार्श्विक व्यंजन है। और या और वा अर्ध स्वर कहलाते हैं। आपसे पूछेगा निम्न में कौन सा अर्ध स्वर है, तो आप बताएंगे या और वा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला है करेंगे अभ्यागत शब्द में मूल शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए, अभी प्लस आगत। ठीक है, आगत। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अभी उपसर्ग हो गया, आगत जो है आपका मूल शब्द हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। निम्न में कौन सा कंठ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता? देखिए, नहीं आता आपको बताना है नहीं वाला। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब नहीं वाला पूछे तो देखिए का आता है, खा आता है, घ आता है। ठीक है, तो कौन कौन आता है? का, ख, ग, घ, अंग आता है कंठ वर्ग का। लेकिन भाई चा जो है
कंठ व्यंजन नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये तालु के अंतर्गत आता है। ठीक है, चा जो है तालु वर्ग के अंतर्गत आता है, ये आपका ध्यान रखना है। यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमने बताया है कि के टी एम डी वी याद रखना है। ठीक है, तो के से कंठ वर्ग आएगा। ठीक है, कंठ वर्ग आएगा। टी से तालु वर्ग आएगा, तालु वर्ग आएगा। और यम से मूर्धन्य वर्ग आएगा। ठीक है, डी से दंत वर्ग आएगा। ठीक है, और वी से ओष्ठ वर्ग आता है। ठीक है, ओष्ठ वर्ग, कंठ मतलब जानते हैं आप का वर्ग आएगा, ता से तालु मतलब चा वर्ग आएगा, यम से मूर्धन्य मतलब टा वर्ग आएगा, और डी से दंत वर्ग ता वर्ग आएगा, और वी से ओष्ठ पा वर्ग आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं भी, कह रहे कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? तो नहीं वाला हमको बताना है। ठीक है, नहीं वाला हमको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे अब हो गया। ठीक है, अब, कब, ठीक है, क्यों, कम, नहीं, लेकिन, ठीक है, जल्दी, शीघ्र। ठीक है, तो ये शब्द जो हैं आपके अविकारी के अंतर्गत आते हैं। तो नहीं वाला आपको यहाँ बताना है। ठीक है भाई, तो अविकारी शब्द के आपसे पूछे कि इसके कितने भेद होते हैं, तो 4 बताएंगे। ठीक है, 4 बताएंगे। कौन कौन? क्रिया विशेषण, पहला, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो नहीं वाला कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आज जो है अविकारी शब्द है, कल है, इधर है। ठीक है, तो डी जो है आपका अविकारी शब्द नहीं होगा। चलिए भैया आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, कह रहे कि अनुरूप का विलोम है। आपको अनुरूप शब्द का विलोम यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए कह रहे कि विरूप होगा, ऑप्शन बी कह रहे कि प्रतिरूप होगा, ऑप्शन सी अपरूप होगा, या ऑप्शन डी व्यतिरूप होगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, प्रतिरूप होगा। ठीक है, अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्न में कौन निपात का भेद नहीं है? तो आपको निपात का भेद इसमें से बताना है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, तुलना बोधक निपात के भेद है। ठीक है, तो आदर बोधक भी है। ठीक है, प्रश्न बोधक है, लेकिन संख्यावाचक नहीं होता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए निपात किसी बुक में आप देखेंगे 9 पाएंगे, और जैसे नालंदा में 8 पाएंगे, और बुक में जो है 8 पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए निपात, देखिए निपात के देखिए सकारात्मक निपात, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादि, ठीक है, बल प्रदायक, ठीक है, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक, आदर बोधक। ठीक है, ये जो है निपात के भेद है। अब निपात होते क्या है भाई? मूलतः जो है निपात का प्रयोग जो है अव्ययों के लिए होता है। इनका जो है कोई लिंग वचन नहीं होता। निपात जो है सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो इसका समास विग्रह करेंगे घनश्याम का, तो घन के समान श्याम। ठीक है, घन के समान श्याम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो देखिए ये यहाँ से प्रश्न आपके यूपीएसआई में बार बार पूछा गया था। ठीक है, तो आपके परीक्षा में भी आया था, ऐसा नहीं है। यूपीपी में जो है किसी शिफ्ट में आपसे पूछा गया था 18 या
19 को, ठीक है। तो सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कह रहे हैं कि मुनि, प्रत्येक, घर या दर्शन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्शन, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ शब्द जो है सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आपको हमने बताया है, जैसे प्राण हो गया, प्राण, आंसू, ठीक है, और भी होश और बाल होता है, ठीक है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर तो आपको कई बार परीक्षा में आया हुआ है, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, ठीक है। समाचार, दाम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कारक से प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, कह रहे संबंध कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपादान कारक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो अपादान कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव एवं डर का भाव प्रकट होता है, वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक है, ठीक है। अपादान कारक का चिन्ह आप जानते हैं क्या होता है? से, ठीक है, से, ठीक है भाई। तो तुलना आप जानते हैं, राम सीता से सुंदर है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलगा हुआ, सीमा कुत्ते से डरती है, डरना में आपका कौन सा है? अपादान कारक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। कारक की संख्या जानते हैं, यहाँ पाठ होती है, ठीक है। देखिए संबंध कारक, संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहाँ कौन सा होता है भाई? संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का चिन्ह आप जानते हैं, का होता है, के होता है, की होता है, रा, री, रे, ठीक है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है भाई? यहाँ पे को होता है, ठीक है। और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है भाई? में, पे, पर, ठीक है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली, उत्तर प्रदेश की नहीं है? नहीं वाली आपको बताना है। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए भोजपुरी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, ठीक है, और अवधी, ठीक है, बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बघेली जो है या एमपी की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, बघेली भाषा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। आइए देखते हैं अगला है, करें बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये आपका यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनते हैं। तो ये हिंदी की 5 जो हैं उपबोलियों से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो हिंदी की जो है 5 जो हैं उप बोलियाँ हैं, कौन कौन? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? कह रही पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से, अर्धमागधी या मागधी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अर्धमागधी किससे विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी से, ठीक है, पूर्वी हिंदी, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी से पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है भी? ठीक है, पश्चिमी हिंदी ये जो है सौरसेनी से, ठीक है, सौरसेनी से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राजस्थानी हिंदी भी आपकी किससे है? सौरसेनी से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पहाड़ी हिंदी किससे? खास सौरसेनी अपभ्रंश से, ये आपको ध्यान रखना है। 5 जो है हिंदी की उपभाषाएं, ठीक है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? आपको ध्यान रखना है, पूछी जाती है। भोजपुरी आती है, ठीक है, भोजपुरी ध्यान रखना है, मगही, ठीक है, और कौन? मैथिली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आइए देखते हैं अगला है,
उसने कहानी पढ़ी होगी। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। तो आपको काल को पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, पढ़ी होगी तो कौन कहें? संभाव्य भविष्यत। देखिए गा गी आ गया तो ऐसा मत करिए कि ये संभाव्य भविष्यत हो जाएगा, नहीं। संदिग्ध वर्तमान बिल्कुल नहीं है। सामान्य भविष्य नहीं भाई। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने की रिक्शा किस भाषा के शब्द है? ये आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जापानी। ठीक है, रिक्शा शब्द जो है ये जापानी भाषा का है। अगला है, दुर्बल का संधि विच्छेद होगा। ठीक है भाई, तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की संधि होती है। ठीक है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। दु प्लस बल जो है दुर्बल का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें जो है संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। अगला देखते हैं। करें कि खग कुल कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्द का अलंकार है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो यहां देखिए, प्रथम कुल का अर्थ है समूह। ठीक है, समूह। और द्वितीय, तृतीय का अर्थ क्या है? पक्षियों के कुल कुल कल रट के सूचक हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जहां ये एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ क्या हो भाई? अलग अलग हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार क्या होता है भाई? जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जहां उपमेय ही उपमान मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। आप जानते हैं, करें चरण कमल बंधो हरि राही। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, इसमें जो है रूपक अलंकार है। ठीक, श्लेष अलंकार आप जानते हैं, श्लेष का मतलब क्या? चिपका। जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, देखिए उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है भाई, तो इसके 4 जो है अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगला देखते हैं, पीपर पात सरिसमन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है। ठीक है, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? करें उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, तो पीपर पात सरिसमन डोला में उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मन जो है आपका उपमेय हो गया, पीपर पात क्या हो गया? उपमान हो गया, सरिस क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया, और डोला क्या हो गया भाई? साधारण धर्म हो गया। ठीक है, तो ये पूर्ण उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है भाई? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको इसको पहचानने का जानते हैं आप, जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु, जान पड़ता है। ठीक है, निश्चय ही ज्यों, आपको इससे ये पहचानना है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला देखते हैं। करें सखी वे मुझसे कहकर जाते, पंक्ति में रस बताइए कौन सा है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सखी वे मुझसे कहकर जाते, सही ऑप्शन हो जाएगा। करें वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, भक्ति रस या हास्य रस? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। ठीक है, वीर रस का आप जानते हैं उत्साह होता है। ठीक है, हास रस का हास होता है स्थायी भाव। रसों की संख्या आप जानते हैं 9 है, तो अस्थायी भाव भी कितने होते हैं? 9 होते हैं।
ठीक है। श्रृंगार रस को आप जानते हैं रसराज कहा जाता है, ठीक है। इनके जो है आपको अस्थाई भाव जरूर रट लेना है क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, हास रस का अस्थाई भाव हास, रौद्र रस का क्रोध, बीभत्स का घृणा या जुगुप्सा, भयानक रस का भय, और अद्भुत रस का क्या होता है? विस्मय, शांत रस का निर्वेद। अगला है रसराज किस रस को कहा जाता है? कह रहे हैं कि श्रृंगार रस को, भक्ति रस को, वीर रस को या करुण रस को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, श्रृंगार रस को, ठीक है। कह रहे कि वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जानू तीन तड़ित, बिहार में कौन सा छंद है? तो यहाँ आपको छंद बताना है, ठीक है भाई। कह रहे कि दोहा, सोराठा, चौपाई या बरवय, ठीक है। दोहा में आप जानते हैं 11 13 मात्राएं होती हैं, और दोहा का उल्टा सोराठा होता है। चौपाई में क्या होता है भाई? 16 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती है। बरवय क्या होता है? यह जो अर्धसम मात्रिक छंद होता है, पहले और तीसरे चरण में 12 ठीक है। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है? 12 मात्राएं, एवं दूसरे और चौथे चरण में क्या भाई? दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं? 7 मात्राएं होती है, उसे बरवय कहते हैं। चलिए गिनते हैं। देखिए वा में बड़क मात्रा माँ है, तो भाई इसमें 2 1 होगी मात्राएं। अन पे 1 होता है तो अन का बिंदी 2 1 हो जाएगा। शिव में छोटी मात्रा है 1 हो जाएगा, वा में 1 हो जाएगा, ठीक है। सो में को मात्रा है 2 हो जाएगा, भा में छोटी मात्रा 1 हो जाएगा, ता में 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए शिवा में आपका 1 2 होगा, ठीक है। उदार में 1 2 1 होगा। गिन लेते हैं भाई, गिन लेते हैं। तो देखिए 2 2 3 2 5 6 7 8 8 2 10 11 12, ठीक है। तो 12 देखिए आया पहले में, और देखिए दूसरे में कितना आ रहा है भाई? 1 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। तो किस में आया? तो 12 और 7, ठीक। अभी आपको बताया, तो ये किसके हैं? बरवय में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो बरवय कैसा भी यह अर्धसम्मात्रिक छंद होता है, या जो है पहले और तीसरे चरण में क्या होती है? 12 मात्राएं, एवं दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सममात्रिक छंद नहीं है? तो आपको हमने बताया है कौन कौन सममात्रिक छंद आता है, कौन विषम मात्रिक छंद आता है, और कौन अर्धसम्मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। देखिए दोहा सममात्रिक, देखिए दोहा, चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका। देखो भाई चौपाई में 16 मात्राएं होती है, गीतिका में कितना होता है? 26, हरिगीतिका में 28। देखो ये सम नंबर आ रहा है, तो ये सम हो गए। और दोहा में आप जानते हैं 11 13 आता है, तो यहाँ आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ए जो है आपका कैसा है? ये अर्धसम्मात्रिक छंद है, ठीक है। तो देखिए चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका ये सममात्रिक के अंतर्गत आता है। अर्धसम्मात्रिक में कौन आता है? दोहा, सोराठा, बरवय, उल्लाला, ठीक है। और विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पय, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? आपको हमने बताया भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए लहर है भाई, झरना भी है, ठीक है, कमायनी भी है, लेकिन अनामिका नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये जो है अनामिका जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं होगी, ठीक है। तो और देखिए जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? आंसू भी है इनकी, ठीक है, आंसू। और कौन है? प्रेम पथिक, ठीक है। और कौन सी है? स्कंद गुप्त है, चंद्रगुप्त है, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। देखिए ध्रुव स्वामिनी जो है अंतिम इनका नाटक था, ठीक है। प्रथम नाटक सज्जन था। अजातशत्रु, एक घूंट, आंधी, कंकाल, तितली, ठीक है। और क्या भी? आकाश दीप और इरावती, इंद्र जाल। ये कुछ जो हैं इनकी रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। आइए देखते हैं अगला है, मधुशाला किस लेखिका की कृति है?
तो ये आप जानते हैं किसका भी राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। अगला देखते हैं, कह रहे कि परमाल रासों के लेखक कौन है? परमाल रासों के लेखक कौन है? कह रहे कि मैथिली शरण गुप्त हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, कबीर हैं, जगनिक है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगनिक है, ठीक है। परमाल रासों के लेखक कौन है? जगनिक। अगला है, गुस्सा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, क्रोध होता है, अमरस होता है, क्षोभ होता है, ठीक है, लेकिन आपका निकेतन नहीं होता। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। निकेतन किसका है? ये पर्यायवाची, ये आलय का है, ठीक है। आलय मतलब घर का, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है, कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो यहाँ पे आपको बताना है कुबेर शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन होगा, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलंकेश। अगला देखते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो के लिए उचित शब्द क्या है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इंद्रिया जीत होगा। कह रहे कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा? कह रहे संविदा होगा, हस्तक्षेप होगा, आक्षेप होगा या दूरदर्शी। सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, संविदा। अगला है, अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा जोखिम मोल लेना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से गुणवाचक विशेषण को पहचानिए। आपको गुणवाचक विशेषण बताना है, ठीक है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कह रहे पुराना, अनेक, मजहब या 4 किलो। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, पुराना, ठीक है। देखिए, गुणवाचक विशेषण आप जानते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का के गुण, दोष, आकार, रंग, द्वारा आदि का बोध हो, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं, मोटा, पतला, सूखा, ठीक है, काला, पीला, गोल, चौकोर, ठीक है, ठीक है। विशेषण जो हैं आपके 4 भेद होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? ये आपको बताना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, गोंद होता है, मूक होता है, वन होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहस जो है अनेकार्थक शब्द नहीं है। लोगों ने शेर को भगाया में कौन सा कारक है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है को जो है चिन्ह आया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो आपको अभी बताया था भाई, बिहारी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है। देखिए, मैथिली आती है, भोजपुरी आती है, मगही आती है, जयपुरी नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। कहें कि दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो ये कैसा भी
तो इसमें दुकाल में दू उपसर्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ए नंबर हिंदी, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। यहाँ पे सर्वनाम शब्द आपको बताना है, ठीक है। करें कुछ, पढ़ना, भजन, दान। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कुछ जो है ये जो है सर्वनाम शब्द है, ठीक है। ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कुछ खाने को दो, कोई आ रहा है, तो ये जो है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, ठीक है। कह कि राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। करें कि व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा आप जानते हैं, जिस संज्ञा शब्द के से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। जैसे लड़का, वकील, नदी, मनुष्य, ठीक है, जुलाहा, ज्वालामुखी, वर्षा, भूकंप, ये जो है आपके जातिवाचक, ठीक। प्राकृतिक आपदाएं जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जानते हैं, ठीक है। समूहवाचक समूह को परिभाषित करेगा, जैसे आपका संसद, कुंज, मंडल, कक्षा, सेना, मंत्रिपरिषद, ठीक है, भीड़, ठीक। तो इस प्रकार आपके जो है पूरे हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी आप करते रहिए, ठीक है भाई। तो डेट आपको पहले नहीं बताई जाएगी, डेट जो है आपके हमें लग रहा है कि 15 से 20 दिन पहले ही आपको डेट बताई जाएगी एग्जाम की, ठीक है। क्योंकि पेपर लीक हो चुका है, आप जानते ही हैं। तो सरकार को भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो जो है आपको एग्ज़ाम जो है 15 से 20 दिन पहले ही डेट घोषित करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।